बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज हम 5 क्लास की माशरती उलूम की बुक का चैप्टर नंबर 1 शहरियत सिटीज़नशिप, इसकी आज हम रीडिंग करेंगे और इसकी रीडिंग करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो पहचान कर सके कि हर शहरी एक राइट और ज़िम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और वक़्त के साथ ये क्यों बदलती हैं। डिजिटल शहरी होने के अखलाकी तकाज़ों की पहचान कर सकेंगे और ऑनलाइन होने की सूरत में इख्तिलाफ राय से निमट सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के वज़ा करदा बुनियादी इंसानी हकूक़ की शनाख्त कर सकेंगे और हम समझ सकेंगे कि तमाम इंसानों को मजहबी और नस्ली तफरीक से बाला तर होकर मुसावी हकूक़ हासिल हैं और इनफरादी इख्तिलाफ राय का एहतराम करना ज़रूरी है। आज़ादी इज़हार फ्रीडम ऑफ स्पीच की अहमियत की वजाहत कर सकेंगे। घर और स्कूल में होने वाले तनाज़ात को हल करने के लिए बातचीत और मुज़ाकरात की अहमियत को समझ सकेंगे। अमन, पीस और हम आहंगी हारमोनी पैदा करने के तरीके हम तजवीज़ कर सकेंगे। आज कल की महज़्ज़ब दुनिया में रोज़मर्रा के आदाब कॉमन एटीट्यूड्स सीख सकेंगे और उन पर अमल कर सकेंगे। और इसके बाद हम आते हैं शहरियत और इंसानी हकूक़, सिटीज़नशिप एंड ह्यूमन राइट्स। अब हम पढ़ते हैं कि शहरियत और इंसानी हकूक़ क्या हैं। हम में से हर शख्स को किसी न किसी मुल्क की शहरियत हासिल होती है। एक शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे उसको अपने मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वर किया जाता है, शहरियत सिटीज़नशिप कहलाती है। कि जो शख्स किसी मुल्क में रहता है उसको उस मुल्क की शहरियत हासिल होती है। जैसे कोई पाकिस्तान में रहता है उसे पाकिस्तान की शहरियत हासिल है, अगर कोई इंडिया में रहता है उसे इंडिया की शहरियत हासिल है और वहाँ से हकूक़ भी हासिल होते हैं और वहाँ पर उसके फ़राइज़ भी होते हैं जिसको उसने पूरा करना होता है। और एक शहरी होने की हैसियत से हमारे बहुत से हकूक़, राइट्स और ज़िम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हर हुकूमत का वली फ़र्ज़ है कि वो शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे तरीके से अंजाम दे। तो अब हम पढ़ते हैं कि आगे पढ़ते हैं कि एक इंसानी जो शहरियों के हकूक़, राइट्स ऑफ सिटीज़न, शहरियों को क्या हकूक़ हैं, अब हम उनको रीड करते हैं। शहरियों के हकूक़ में से जो है वो चंद इधर बयान किए गए हैं बुक के अंदर। आज़ादी और ज़िंदा रहने का हक, हर शहरी का ये हक है कि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, आज़ादी के साथ ज़िंदा रहे। आज़ादी इज़हार राय का हक उसे हासिल होना चाहिए, उसे अपनी राय का इज़हार करने का उसे आज़ादी का हक हासिल होना चाहिए। अपने राय के इज़हार का उसे आज़ादी का हक हासिल होना चाहिए। अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए उसे। तलीम का हक उसे हासिल होना चाहिए क्योंकि तलीम हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ करार दी गई है और हदीस मुबारक में ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इसके मुताबिक तलीम का जो हक है वो हर शहरी का हक है। तलीम हासिल करना हर शहरी को मुयस्सर होना चाहिए और ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो तलीम हासिल करे। इज़्ज़त और अमन, इज्तिमा और आज़ादाना हरकत का हक, वोट देने का हक, तंजीम साजी और कोई भी पेशा अख्तियार करने का हक, और हर शहरी को उसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेशा अख्तियार करने का हक उसको हासिल होना चाहिए। सेहत और इलाज का हक हर शहरी कि ये हर हकूक़ हैं शहरियों के, और इसके बाद इन हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ को बखूबी समझे। और इन हकूक़ के साथ साथ शहरियों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं कि वो जब उनको ये हकूक़ हासिल हैं तो उन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी फ़र्ज़ की गई हैं कि वो इन ज़िम्मेदारियों को भी अच्छे तरीके से अंजाम दें। एक अच्छे शहरी की हैसियत से उसका अखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ भी है कि वो अपने मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें।
तो एक अच्छे शायरी होने की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के अमन के लिए और खुशहाली के लिए काम करें और अपनी ज़िम्मेदारी एक अच्छे तरीके से पूरा करें। शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न। शहरियों की चंद अहम दर्ज झैल ज़िम्मेदारियाँ हैं। अपने मुल्क का वफादार होना और उसका शहरी होने पर फ़ख्र करना चाहिए। ये शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो जिस मुल्क में रहता है वो उस मुल्क के साथ वफादारी करे और उसे उसका शहरी होने पर फ़ख्र हासिल होना चाहिए। और उसके बाद है कि उसे कवानीन का, जो उस मुल्क के अंदर कवानीन नाफिज है, उसका वो एहतराम करे और उनकी पासदारी करे और दूसरों से अच्छा सलूक करें, जैसे कि अपने हमसाए हैं, दोस्त हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, सबके साथ अच्छा सलूक करें। ये भी शहरी की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और दूसरों के हकूक़ व क़ायद और राय का एहतराम करना, दयानतदारी से अपने टैक्स अदा करना, अपने माहौल को हर किस्म की आलूदगी से बचाना, कुदरती वसाइल मसलन पानी और गैस एहतियात से इस्तेमाल करना, अपने इल्म और महारत का इस्तेमाल करते हुए मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होना। और उसके बाद वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल करना और रोज़मर्रा मामलात में ईमानदारी का मुज़ाहिरा करना। और उसके बाद इसमें मज़ीद ये बताया गया है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह एक ज़िम्मेदारी शहरी की आला मिसाल हैं। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग कौम और एक अलग पहचान देते हुए उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। ये कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत थी, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। और इसके अलावा इसमें मज़ीद ये भी बताया गया है कि अब्दुल सत्तार ईदी जो थे वो भी एक बहुत अच्छे शहरी थे और उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी ने एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से दुखी इंसानियत की खिदमत की और इस मकसद के लिए फलाही तंजीम ईदी फाउंडेशन कायम की। इस तंजीम ने पूरे मुल्क में बीमारों के लिए क्लिनिक और ब्लड बैंक, यतीमों और लावारिसों मजदूरों के लिए पनाहगाहें और बच्चों के लिए कई स्कूल कायम किए। यह तंजीम पूरी दुनिया में कुदरती आफात और जंगों से मुतासरा इंसानों को इमदाद फराहम कर रही है। उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस का सबसे बड़ा निज़ाम जो है वो कायम किया अब्दुल सत्तार ईदी ने। अब्दुल सत्तार ईदी की इन खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी को इन खिदमात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। और उसके साथ है ये तो हमने पढ़ा है कि शहरियों के हकूक़ और उसके फ़राइज़। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि वक़्त के साथ हकूक़ और फ़राइज़ जो है, हकूक़ और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बदल जाती हैं, एक जैसी नहीं रहती। जैसे कि अब जो हमने पढ़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हकूक़ जो है हमारे, कि वही सारी ज़िंदगी वही रहेंगे, नहीं, ये वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे वक़्त गुजरता जाता है हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बदलती रहती हैं। चेंज इन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वक़्त गुजरने के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके बदलते रहते हैं। जैसे हम ज़िंदगी गुजारने के हमारे तरीके बदलेंगे तो ज़ाहिर है हमारे हकूक़ भी बदलेंगे और हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बदलेंगी। तो इसलिए शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों में भी तब्दीली आती है। पाकिस्तान के क़याम के वक़्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान आई। मुल्क मुश्किल सूरत हाल से दो चार था। पहले ही साल महाजरीन की आबादकारी के मसाइल का सामना करना पड़ा। इस वक्त खुराक, पानी, साफ़ पानी, बिजली, सनतों और रहायशगाहों, हस्पतालों, सड़कों और बैंकों की शदीद कमी थी। तरक्की का एक मजबूत बुनियादी ढांचा तश्कील देने में कुछ वक़्त लगा और उसके बाद अल्लाह ताला के फजल व करम से जल्द ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और करम था कि पाकिस्तान ने जल्द ही तरक्की की नाज़िल तय करनी शुरू कर दी। और वक़्त के साथ साथ तलीम, सेहत, बैंकारी और ज़राए नक़्लो हमल में नुमायाँ तरक्की हुई और लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ हासिल हुए। आज पाकिस्तान में बैंकारी का एक मजबूत निज़ाम कायम है। इसी तरह पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तवानाई और रहायशी शोबे ने भी तेज़ी से तरक्की की है। तलीमी और
طبی شعبوں میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے شہریوں کو جہاں بنیادی حقوق حاصل ہیں، وہیں شہری کی حیثیت سے ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ شہری کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داریاں وقت اور حالات کے ساتھ حقوق اور یہ ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو پاکستان کے شہریوں کو جہاں بنیادی حقوق حاصل ہیں، وہیں شہری کی حیثیت سے ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ملک کو مشکل حالات سے نکالنے اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی ذمہ داری پاکستان کے شہریوں کی تھی۔ آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے تمام اداروں کو مستحکم کریں، اپنی تعلیم و تربیت کا استعمال کرتے ہوئے اچھے اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ ملک خوشحال ہو اور مزید ترقی کرے۔ اب یہ ہمارے شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ان کے پاس جو ان کے اندر خوبیاں ہیں، جو ان کے اندر ایبلٹیز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرے اور اپنے ملک کے اداروں کو مستحکم کرے۔ اور BA اسٹوڈنٹس کے آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ آزادی اظہار میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ امن اور تنازع ختم کرنے کے طریقے۔ معاشرے میں چونکہ مختلف طرح کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات اختلاف تنازع کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ امن سے رہ سکیں۔ تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں، خواہ وہ تنازع گھریلو سطح پر ہو یا اسکول کی سطح پر۔ تو اس کے اندر ہمیں امن کا پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے، اور گھر میں بھی اور اسکول کے اندر بھی، اور اگر کوئی تنازع کسی بات پر اگر پیدا ہو بھی جائے تو ہمیں اسے اچھے طریقے سے اس کو سلجھانا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور امن سے رہنا چاہیے۔ اور تنازعات کا حل۔ کسی بھی مسئلے کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بات چیت کے ذریعے سے ہم بآسانی دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ بات چیت اور مذاکرات کے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ بات چیت کے وقت مناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اور دوسروں کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ایک شخص بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی بات کرنے سے پہلے کہ اس کو اپنی بات پوری کرنے سے پہلے یا آپ درمیان میں اس کو ٹوکنا شروع کر دیں یا اس کو اپنی بات کرنی شروع کر دیں، تو یہ غلط بات ہے کہ دوسروں کو پہلے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں۔ دوسروں کی بات کو پہلے غور سے سنیں اور سمجھیں اور اپنی بات دلائل سے واضح کریں۔ امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے طریقے۔ ویز ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی۔ امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگ بھی متحد رہتے ہیں، اور لوگوں کو متحد رکھنے کے ساتھ ساتھ امن کسی بھی ملک میں خوشحالی اور ترقی کا باعث بھی ہے۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اس میں اب ہم یہ پڑھیں گے کہ امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے کون کون سے طریقے ہیں جن پر ہم عمل کر کے تو اپنے امن اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ ہمیشہ چاہے آپ کو کتنا بھی غصہ ہو، لیکن اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی، اس لیے ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کا
की खातिर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मसलहत इख्तियार करें। तो ये है कि हमें दूसरों के हकूक़ को दूसरों के हक़ पे डाका नहीं डालना चाहिए, और हमें जो दूसरों के हकूक़ हैं उनको इससे ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है। अगर हम दूसरों के हकूक़ पे डाका डालेंगे तो इससे ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है। इसलिए एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें, और कोई भी मामला पेश आए अमन और हम आहंगी की खातिर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। सब्र का दामन अपने हाथ से मत छोड़ें, और सब्र के साथ तमाम मामलात को सुलझाने की कोशिश करें और अमन कायम करने की कोशिश करें। और रोज़मर्रा के आदाब के अंदर ये बताया गया है कि अच्छा इंसान हमेशा आदाब का ख्याल रखता है और अपनी आदाब को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेता है। जब हम किसी से मिले तो अस्सलाम वालेकुम कहें। हर एक से अच्छे अखलाक से पेश आएँ। अच्छा अखलाक अच्छा इंसान बनाता है। जैसे कि हदीस मुबारक में भी बयान किया गया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुमसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। तो इसलिए हमें अखलाक का दामन जो है अपने हाथ से अखलाक का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी हम बात करें, जब भी हम किसी से मिलें तो अखलाक से पेश आएँ और अखलाक के दायरे में रहते हुए उससे बातचीत करें। अपने वालिदैन, उस्ताज़ा और बड़ों से हमेशा इज़्ज़त एहतराम से पेश आएँ। छोटों से प्यार करें। बड़ों और बुज़ुर्गों के एहतराम में नशिस्त खाली कर दें। अगर आप किसी नशिस्त पे बैठे हुए, अगर कोई बुज़ुर्ग आ गया है और उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो आप उसके एहतराम में अपनी नशिस्त खाली कर दें। बातचीत के दौरान में अपनी बारी का इंतज़ार करें। बातचीत के लिए हमेशा नरम और शाइस्ता लहजा अपनाएं। हमेशा नरम और शाइस्ता लहजा मतलब अच्छा लहजा और अखलाकी लहजा अपनाएं। किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के इस्तेमाल ना करें, और किसी को चीज़ वापस करते वक्त उसका शुक्रिया अदा करें। मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करें। हर जगह असूलों को ज़वाबित और कवानीन का ख्याल रखें और उनकी पाबंदी करें। घर, कमरा, जमात, स्कूल, पार्क और अस्पताल वगैरह को हमेशा साफ़ रखें। हमेशा साफ़ सुथरी और मुफीद ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, और खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। ज़िंदगी के तमाम मामलात में ईमानदारी का मुज़ाहरा करें कि इससे हम मुआशरे में अमन कायम कर सकते हैं। और इसके बाद अब हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है, तो आप इसके अंदर हमने क्या सीखा है, तो स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा है। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स ने ये सीखा है कि हर हुकूमत का वही फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों को बुनियादी हुकूक फराहम करे। हुकूक सबके लिए बराबर हों, सबके लिए यकसा हों। हुकूक के साथ साथ हर शहरी की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। अगर शहरी के कुछ हुकूक हैं तो उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं जिसको उनको उसे पूरा करना चाहिए हर सूरत में। एक डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो ऑनलाइन सरगर्मियों में हिस्सा लेते वक्त अखलाकी असूलों का ख़ास ख्याल रखें। तनाज़ात को बातचीत और मुज़ाकरात से ख़त्म करें। अमन और हम आहंगी से अफराद और माशरे पर मुस्बत असरात मुरतब करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत ही अच्छा अखलाकी सबक दिया गया है कि हमें हमारे हकूक़ के बारे में हमें बताया गया है, और हमारे फ़राइज़ के बारे में बताया गया है, और उसके बाद जो आलमी जो इंसानी हकूक़ है उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद हमें बताया गया है कि हम अपने मुआशरे के अंदर किस तरह अमन और हम आहंगी पैदा करके एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं और एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और इसके अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें।